तो नेक्स्ट यूनिट वी आर स्टार्टिंग इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बेसिकली इस चैप्टर में 3 कॉम्बिनेशन है। पहले तो हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से रेलेवेंट बातें सीखेंगे जो हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल के टाइम पे सीख रखा है। सिर्फ यहाँ पे जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है उनको दिमाग में सेट करना है। नेक्स्ट सेगमेंट जो है वो केमिकल बॉन्डिंग एंड दी बॉन्डिंग से रेलेवेंट बातें हैं, तो इनके स्ट्रक्चर्स जानना, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड पैरामीटर्स जितने भी है वो डील करने। एंड द थर्ड सेगमेंट इज देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, जो हम लोगों ने ज़्यादातर क्वालिटेटिव एनालिसिस में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इंक्लूड कर लिया है। तो ज़्यादातर रिएक्शन हमें पहले से पता होंगे, लेकिन फॉर्मली चैप्टर कंप्लीट करना है तो आई एम गोइंग विद द बुक। आप चाहो तो बुक के साथ साथ चल सकते हो। आपको नोट्स बनाने हैं तो बना ही लीजिएगा, मतलब बाद में ठीक से लिखिएगा, इट विल बी गुड फॉर यू। ठीक है, मैंने स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग ग्रुप 15 से स्टार्ट करें। दिस इज नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली के आपको एलिमेंट सब पता है ध्यान से। तो इट कंटेन्स बेसिकली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड, तो सबसे पहले मैं नाइट्रोजन फैमिली लिख रहा हूँ। तो योर नाइट्रोजन फैमिली इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये आपके एलिमेंट्स हैं। तो स्टार्टिंग में देखो, दिस इंक्लूड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। As we go down the group, there is a shift from non-metallic to metallic to metalloid character. Nitrogen, phosphorus are non-metals. Antimony and arsenic are metalloids, and bismuth is typical metal. तो सबसे पहली बात आपको यही देखनी है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस नॉन मेटल, आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड, और बिस्मथ जो है हमारे लिए वो मेटल हो गया। समझ गया सबसे पहली चीज़। तो स्टेप 1, फिजिकल स्टेट्स। इसके बाद अकरेंस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चाहो तो एक बार देख लेना। इसके बाद आते हैं हम सीधे सीधे एटॉमिक प्रॉपर्टीज पे, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज से रेलेवेंट बात है। हमने पीरियोडिक टेबल में 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज सीखी थी। एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेसिकली वही कंपैरिजन है। तो उसका सिंपल तरीका ये है कि हमें इसको डेटा से वेरीफाई करना है। जितनी चीज़ रूल पे फिट हो जाएगी वो याद नहीं करनी है, जो रूल में फिट नहीं होगी वो याद करनी है। लाइक सबसे पहले चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। तो कॉन्फ़िगरेशन आपको सबको पता है कि NH2 NP3 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो दैट इज़ कॉमन फॉर ऑल विदाउट एनी एक्सेप्शन। ये परफेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, हमें एटॉमिक रेडियस कंपेयर करनी होती है। तो हमारे रूल के हिसाब से डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है। तो देखो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करते हो जा रही है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो नीड टू लर्न दैट थिंग। फिर आपको पता है आयनिक रेडियस में इनको नॉर्मली हम लोग नाइट्राइट फॉर्म या 3- फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जो ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस आएगा वही ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस आएगा। बस इसमें एक चीज़ ध्यान से देखनी है। जैसे आप ध्यान से देखोगे तो नाइट्रोजन से फॉस्फोरस, आर्सेनिक तक तो इंक्रीज जा रही है। बीच में देखो एंटीमनी और बिस्मथ के साथ थोड़ा ट्रबल दिख रहा है। तो उसका लॉजिक है, क्योंकि नीचे ध्यान से देखोगे आप तो उसमें देखो सिंबल C के साथ मेंशन किया हुआ है, जो एटॉमिक रेडियस ऑफ 3+ फॉर्म लिखा हुआ है। मतलब दैट इज गिवन एंटीमनी 3+ एंड बिस्मथ 3+। सो देयर इज नो चांस कि हम इनकी एटॉमिक रेडियस कंपेयर करें। मतलब हम कंपैरिजन में N3-, P3- और AS3- कंपेयर करेंगे, ये ऑर्डर आएगा। बट अगला जो डेटा दिया है दैट इज Sb3+ और AS3+, Bi3+। तो डेफिनेटली एनाइन की रेडियस को फिटाइन से कंपेयर नहीं करेंगे। तो दिस कंपैरिजन इज नॉट अलाउड। तो ये दोनों कंपैरिजन यही आएगा। तो ऑर्डर एकदम परफेक्ट है। तो ध्यान रखना है, डेटा सही से देखना है। यहाँ पे देखो फिर से एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है। आर्सेनिक को एंटीमनी से कंपेयर नहीं करना है, बिकॉज आर्सेनिक का 3+ फॉर्म है और एंटीमनी का आर्सेनिक का 3- फॉर्म की रेडियस लिखी हुई है और एंटीमनी की 3+ फॉर्म की रेडियस दी गई है। एटॉमिक रेडियस क्लियर। नेक्स्ट वी गो फॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में आपको रूल पता है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से सेकंड ज़्यादा, सेकंड से थर्ड ज़्यादा। देखो फर्स्ट से सेकंड ज़्यादा, थर्ड ज़्यादा, फर्स्ट से सेकंड ज़्यादा, थर्ड ज़्यादा। ये चीज़ देखो हर जगह फिट होगी, इसका कभी कोई एक्सेप्शन मिलेगा ही नहीं। दिस इज यूनिवर्सल रूल। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज हायर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज हायर देन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सो देयर इज नो एक्सेप्शन इन दिस कैटेगरी। तो ये कभी लर्न करने की बात होती नहीं है किसी की भी। सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से या थर्ड को सेकंड से कंपेयर करेंगे तो हमेशा थर्ड सबसे ज़्यादा, सेकंड उससे कम, फर्स्ट उससे कम आएगी, ऑलवेज ट्रू। इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्फिगरेशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, इररिस्पेक्टिव ऑफ शील्डिंग, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज ऑलवेज करेक्ट केस। तो इसमें कभी एक्सेप्शन आते ही नहीं, किसी भी ग्रुप में ये प्रॉब्लम नहीं है। नाउ द लेफ्ट थिंग इज, अगर हम लेफ्ट डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आपको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती जाती है क्योंकि साइज बढ़ता है। रूल यही है। कुछ कुछ जगहों पे इसके एक्सेप्शन होते हैं। तो अभी हम नाइट्रोजन फैमिली में देख रहे हैं। तो देखो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखी है 1402
फॉस्फोरस देखो उससे कम, आर्सेनिक उससे कम, एंटीमनी उससे कम और बिस्मथ सबसे कम, मतलब देयर इज नो एक्सेप्शन। ठीक है, नॉर्मली केवल हम फर्स्ट आयन एनर्जी के कंपैरिजंस देखते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं आती, बट इसमें अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो देयर इज वन टिपिकल एक्सेप्शन विच यू कैन नोटिस एट एंटीमनी एंड बिस्मथ केस इन केस ऑफ सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ऑल्दो ऐसे टिपिकल एक्सेप्शंस की नीड नहीं होती, आप फर्स्ट क्योंकि हम लोग नॉर्मली आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करते हैं, उतना डेटा दिमाग में सेट कर लो, इट विल हेल्प। ठीक है, इसके बाद आते हैं देखो नेक्स्ट पॉइंट पे विच इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी, तीन इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं। अब ये सिंपली इस चैप्टर का काम है, ये पीरियोडिक टेबल से लिंक नहीं है, बट ये भी टेबल से ही देखेंगे। रूल से अगर देखें तो आपको पता है कि अर्लियर सब्सटेंसेज आर नॉन मेटल्स, फिर मेटलॉइड्स एंड मेटल्स हैं, तो हमारे हिसाब से डाउन द ग्रुप जाते टाइम बॉइलिंग पॉइंट का केस अगर चेक करेंगे तो इंक्रीज होते हुए जाना चाहिए था। तो देखो नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, उसके बाद फॉस्फोरस, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन गैसीय स्टेट में होता है तो क्लियरली वो पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम आएगा। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, केवल अगर चेंज है तो एंटीमनी और बिस्मथ के टाइम पे है, वो ध्यान कर लेना है। ये आपके लिए डेटा हो गया लर्न करने का सवाल। नाउ इट कम्स टू द मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में देखो एंटीमनी और बिस्मथ अलग अलग करना पड़ेगा। रीजन इज क्योंकि नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक अगर हम जाएंगे तो हम इसको कोवेलेंट सिस्टम की तरह ट्रीट करेंगे, या बेटर टू से नॉन मेटल या मेटलॉइड सिस्टम की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे देखो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, मास नंबर बढ़ रहा है, तो वॉन डर फोर्सेस कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ते हुए जाना चाहिए। लेकिन जब एंटीमनी और बिस्मथ में चेक करेंगे तो हम मेटेलिक बॉन्डिंग कंपेयर करेंगे। मेटेलिक बॉन्डिंग में अगर कर्नल साइज बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। मेटेलिक बॉन्डिंग में कर्नल साइज बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, इसलिए देखो एंटीमनी से बिस्मथ जाते टाइम मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया है, जबकि नाइट्रोजन से लेके आर्सेनिक तक मेल्टिंग पॉइंट राइज कर रहा है। सो एंटीमनी और बिस्मथ में देखो आपको डिफरेंट दिखेगा, बट दैट इज नॉट एक्सेप्शन, वो डिक्रीज ही होना चाहिए था क्योंकि एंटीमनी और बिस्मथ को मेटल्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं और नाइट्रोजन से लेके आर्सेनिक तक नॉन मेटल या मेटलॉइड वाला बिहेवियर आ रहा है। तो नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के केस में वॉन डर वाल्स फोर्सेस का कॉन्सेप्ट रखते हैं, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड सरफेस एरिया। और मेटेलिक बॉन्डिंग में कर्नल का साइज और चार्ज लगता है, चार्ज सेम है, कर्नल के साइज से चेक करते हैं। तो यहाँ पे दो बेसिक रूल हो गए। पहला रूल हो गया वॉन डर वाल्स फोर्सेस प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। वॉन डर वाल्स फोर्स जब भी कभी कंपेयर करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट और सरफेस एरिया से कंपेयर करेंगे। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, वॉन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट राइज करेगा। ब्रांचिंग बढ़ाएंगे, सरफेस एरिया कम कराएंगे तो ऑटोमेटिकली बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा या वॉन डर वाल्स फोर्सेस कम हो जाएंगे। और दूसरा केस चेक करेंगे, अगर मेटेलिक स्ट्रेंथ या मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे तो ये चीज़ प्रोपोर्शनल होती है चार्ज ऑफ कर्नल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कर्नल। ठीक है, तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टी सब सेट हो गई। ये जितनी बातें मैंने बताई हैं इनको स्मूथली पूरे नोट्स के फॉर्म में लिखते जाना है, या अगर आप टेबल से भी समझ लो तो आपकी चॉइस है। उसके बाद देखो आपको पता है पी ब्लॉक के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दो तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इनकॉर्पोरेट होती है। इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, एक एलोट्रॉपी इनकॉर्पोरेट होती है ना, या कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। सब पी ब्लॉक में एडिशन टू एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक होता है। बाकी आपने पी ब्लॉक के बारे में एक बात और अच्छे से सीखी होगी, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में सब मेटल्स होते हैं। पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड सब प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पे इंडिविजुअली प्रॉपर्टी स्टडी करनी पड़ती है, यहाँ बहुत कुछ जनरल ट्रेड्स नहीं मिलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यहाँ पे एक्सेप्शंस होंगे, इसलिए डेटा के साथ चलना पड़ेगा। अब जैसे एलोट्रॉपी वाली बात करें तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स यहाँ पे एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, तो आपको डायरेक्टली याद रखना है नाइट्रोजन डज नॉट शो एलोट्रॉपी। Other than nitrogen, all P block 15 group elements, that is phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, shows allotropy. Allotropy का मतलब समझते हैं डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करेंगे। इसके बाद अगर ऑक्सीजन स्टेट्स की बात करें तो रेडॉक्स के टाइम पे आपको बताया था कि किसी भी एलिमेंट का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो उसका ग्रुप नंबर होता है, और जो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो माइनस टाइम्स 8 माइनस ग्रुप नंबर होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट -3 से +5 तक वेरी करनी चाहिए। केवल नाइट्रोजन के केस में डी ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से सारे ऑक्सीजन स्टेट्स नहीं आएंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम कोवेलेंसी नहीं शो करता है। तो आप देखो कॉमन ऑक्सीजन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स आर -3 +3 एंड +5। तीन कॉमन ऑक्सीजन स्टेट्स है जिनके ज़्यादातर कंपाउंड इस फैमिली में मिलेंगे, बट ऑक्सीजन स्टेट -3 से लेकर +5 तक वेरी कर सकता है। केवल नाइट्रोजन इसमें एक्सेप्शन की तरह काम करेगा।
तो देखो अगले पॉइंट में लिखा है टेंडेंसी और टू एक्सिबिट -3 ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीज इन द साइज एंड द मेटालिक कैरेक्टर. In fact, last member of the group bismuth hardly forms any compound with -3 oxygen state. The stability of +5 oxygen state decreases down the group. ये भी inert pair effect है. तो पहले हमने -3 ऑक्सीजन स्टेट मतलब नॉन मेटल्स की तरह बिहेवियर देखा. तो डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, इसलिए -3 ऑक्सीजन स्टेट की टेंडेंसी डिक्रीज करेगी. अब दोनों +3 और +5 वाले ऑक्सीजन स्टेट चेक करेंगे तो आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट पता है. डाउन द ग्रुप जाने से लोअर ऑक्सीजन स्टेट प्रेफर होना ज़्यादा फेवरेबल हो जाता है. तो बिस्मथ के केस में +3 ज़्यादा स्टेबल कराएंगे +5 से इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से. तो द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. इसका लॉजिक समझ में आ रहा है. दिस इज इनर्ट पेयर इफेक्ट. द ओनली वेल कैरेक्टराइज बिस्मथ +5 कंपाउंड इज BiF5. इसके अलावा बिस्मथ का कोई भी +5 स्टेट का कंपाउंड जल्दी नहीं मिलेगा. द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीजेस एंड द स्टेट ऑफ +3 इंक्रीजेस ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. पहले आपको एक्सप्लेनेशन बता दिया. डाउन द ग्रुप नाइट्रोजन के केस में +1 +2 +4 ऑक्सीजन स्टेट देखने को मिलेंगे व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन. एंड फास्फोरस के केस में भी +1 +4 ऑक्सीजन स्टेट भी ऑक्सो एसिड के केस में मिलेगा. वो जब ऑक्सो एसिड डिस्कस करेंगे तब बताएंगे. In case of nitrogen, all oxygen state from +1 to +4 tends to disproportionate in the acid solutions. For example, जैसे HNO2 का एग्जाम्पल दे रखा है. HNO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट +3 है. तो डिस्प्रपोर्शनेशन का लॉजिक आपको पता है कि अगर ऐसे सब्सटेंसेज है जिनका ऑक्सीजन स्टेट ना तो हाईएस्ट है ना लोएस्ट है, वहाँ पे नॉर्मली डिस्प्रपोर्शनेशन प्रॉपर्टी नोटिस में आएगी. अगर ऑक्सीजन स्टेट हाईएस्ट है तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, लोएस्ट है तो उसका फर्दर रिडक्शन नहीं हो सकता. तो ऐसे केस में डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होता है. डिस्प्रपोर्शनेशन हमेशा इंटरमीडिएट ऑक्सीजन स्टेट में होगा, मतलब जिसमें हायर भी जा सकते हैं और लोअर भी जा सकते हैं. ऐसे सारे केसेस में नॉर्मली डिस्प्रपोर्शनेशन आता है अगर कोई भी स्टेबल कंपाउंड बनेगा तो. आप यहाँ देखो नाइट्रोजन का +3 ऑक्सीजन स्टेट है, इसका हायर ऑक्सीजन स्टेट +5 और लोअर ऑक्सीजन स्टेट +2 दोनों फेवरेबल है. तो उसका मतलब यहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेशन आ जाएगा. इसके बाद अगले केस में लिखा है सिमिलरली इन केस ऑफ फॉस्फोरस नियरली ऑल इंटरमीडिएट ऑक्सीजन स्टेट्स डिस्प्रोपोर्शनेट इनटू +3 एंड +5 एंड -3 in alkali and the acid. However, +3 oxygen state in case of arsenic, antimony and bismuth becomes increasingly stable with respect to disproportionation. मतलब फॉस्फोरस के केस में भी यही लॉजिक लगेगा. -3 और +5 पर वो जाएगा ऑक्सीजन स्टेट. तो कोई भी ऑक्सीजन स्टेट जो -3 से +5 के बीच में फॉस्फोरस के केस में एग्जिस्ट करेगी वहाँ डिस्प्रपोर्शनेशन आएगा. जबकि आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में डिस्प्रपोर्शनेशन टेंडेंसी डिक्रीज कर जाएगी क्योंकि इनके अंदर मेटालिक कैरेक्टर आने लगेगा और जो +3 ऑक्सीजन स्टेट इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ज़्यादा स्टेबलाइज करने लगेगी. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक. इसके बाद देखो एनालोगस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन दिया हुआ है. तो आपको नाइट्रोजन के केस में 2-3 इंपॉर्टेंट बातें पता है. एक तो ये गैस है. पीरियोडिक टेबल में आप जानते हो पहले गैसेस कौन कौन सी होती है. पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैसेस तो सारी गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, न्यूट्रॉन, ज़ेरॉन, रेडॉन. इसके अलावा जो गैसेज हैं वो है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन. टोटल ये 5 गैसेज और है एक्सेप्ट इनर्ट गैसेज. ठीक है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन एक गैस है जो स्पेशल, तो उसके मतलब इसकी प्रॉपर्टी अपने बाकी एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट में थोड़ी डिफरेंट होगी. इसका लिक्विड्स के केस में भी आपको पता है 2 मेन लिक्विड्स हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं, ब्रोमीन एक मरकरी. ऑल्दो अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पहुंचाते हैं तो इसी लिस्ट में गैलियम और फ्रांसियम भी आ जाएगा. बट रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ब्रोमीन और मरकरी होते हैं. रेस्ट ऑल आर सॉलिड्स. ये आपकी फिजिकल स्टेट्स हैं जो आप आसानी से सारे एलिमेंट्स लिए याद रख सकते हो. तो हमारे पास इनर्ट गैसेस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ये 5 इनर्ट गैसेज ये हैं और 5 गैसेज ये हैं और 6 इनर्ट गैसेज हैं. टोटल 11 गैसेज, 2 लिक्विड और बाकी सब सॉलिड्स होते हैं. तो नाइट्रोजन में बिहेवियर कैसा है, गैसेस, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी बाकी एलिमेंट से डेविएट करेगी. एक फैक्टर. दूसरा फैक्टर, नाइट्रोजन के पास 2p ऑर्बिटल है तो उसके पास पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है जो फर्दर डिक्रीज होती चली जाएगी. अगर आप फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी चेक करेंगे तो इनमें पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी क्योंकि पाई बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम एक 2p ऑर्बिटल चाहिए होता है. तो फॉस्फोरस अपना फॉस्फोरस के साथ पाई बॉन्ड नहीं बना पाएगा क्योंकि दोनों 3p ऑर्बिटल हो जाएंगे. सो फॉर लेटरल ओवरलैपिंग इट इज नीडेड कि कम से कम एक 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो. फॉस्फोरस को अगर पाई बॉन्ड बनाना होगा तो उसके सराउंडिंग में दूसरा एलिमेंट ऐसा लेना पड़ेगा जिसके पास 2p हो, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तब आप इसका पाई बॉन्ड बना पाओगे. तीसरी इंपॉर्टेंट बात, नाइट्रोजन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता है इसलिए अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता. तो कभी भी ये 5 बॉन्ड बनाने की स्टेट में नहीं पहुंचेगा जो कि बाकी मेंबर्स के केस में पॉसिबल है. ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट बातें हो गई जो आपको नोटिस करनी है. ठीक है, एक बार केयरफुली इस फैक्टर्स को मार्क कर लीजिए फिर मैं आगे बताता हूँ. इसके बाद देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में चलेंगे रिएक्टिविटी में. तो देखो सबसे पहले आपको हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी दी गई है.
अब यहाँ पे देखो कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक रिडक्शन प्रॉपर्टी चेक करी जाती है, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी पूछ सकते हैं, बॉन्ड एंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसको ध्यान से देखना, दीज ऑल आर फैक्चुअल क्वेश्चन बेसिकली। तो सबसे पहले हम देखो डील कर रहे हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। So given all the elements of group 15 forms hydride of type EH3. Some of the properties of these hydrides are shown in the table, वो भी हम डिस्कस करेंगे। The hydride shows regular gradation in the properties. The stability of hydrides decreases from ammonia to bismuthine. सबसे पहला फैक्टर तो यही याद रखना है। हाइड्राइड्स की अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर कभी भी पूछा जाएगा तो NH3 सबसे ज़्यादा स्टेबल है, BiH3 सबसे कम स्टेबल है। डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है, which can be observed from their bond dissociation enthalpy। अभी टेबल से डेटा एक्सप्लेन करेंगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बेसिस पर उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो अगर हमसे पूछा जाएगा NH3 से BH3 तक स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है, उसका रीजन तो दिस विल बी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। दूसरा पॉइंट देखो मार्क करना है, कॉन्सिक्वेंटली द रिडक्शन प्रॉपर्टी रिड्यूसिंग करेक्टर ऑफ हाइड्रेट्स इंक्रीजेस। रिडक्शन प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी, ठीक है। अमोनिया इज ओनली अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट व्हाइल BH3 इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन प्रॉपर्टी देखो इंक्रीज करती हो जाती है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द हाइड्राइड्स। और तीसरा पॉइंट दे रखा है बेसिसिटी का, तो बेसिसिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। उसका लॉजिक आपको पता है, ड्रैगोज रूल आपने सीखा हुआ है, डाउन द ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर नहीं किया जाता है क्योंकि बॉन्ड एंगल डेटा ये चीज सपोर्ट नहीं करता। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर डायरेक्शनल है, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ देखो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। तो लॉजिक है यहाँ पे, आप चाहो तो अलग से लिख लो। NH3 के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसलिए इसका लोन पेयर मोर डायरेक्शनल होता है। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, सो लोन पेयर मोर डायरेक्शनल। और अगर लोन पेयर मोर डायरेक्शनल है तो इट इज इजी टू डोनेट, दैट्स वाई बेसिक स्ट्रेंथ विल बी हायर। गलती से भी यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मत लिख देना क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अगर आप बोलोगे नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका मतलब उसके लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी। तो मेक इट वेरी क्लियर कि इस चीज़ को हमें ड्रैगोस रूल से एक्सप्लेन करना है। ड्रैगोस रूल केवल यही एक सवाल सॉल्व करने के लिए सिखाया जाता है, नाइट्रोजन का लोन पेयर मोर डायरेक्शनल है, और अगर लोन पेयर मोर डायरेक्शनल है तो ये ईजी टू डोनेट है। लोन पेयर मोर डायरेक्शनल इसका मतलब इजी टू डोनेट, और अगर इजी टू डोनेट है तो इसका मतलब उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी, हेंस मोर बेसिक। अगर पूरा लॉजिक लिखना है तो। और ये कॉन्सेप्ट कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ड्रैगोस रूल से। तो हाइड्राइड के अंदर तीन प्रॉपर्टी होगी, पहले स्टेबिलिटी, डाउन द ग्रुप जो है डिक्रीज कर रही है, उसका एक्सप्लेनेशन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। दूसरा सवाल रिडक्शन प्रॉपर्टी, डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही है, BIS सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तीसरी प्रॉपर्टी बेसिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है। तीन क्वेश्चन हो गए यहाँ से, स्टेबिलिटी, रिडक्शन प्रॉपर्टी और बेसिक करेक्टर, ठीक है। तीन सवाल हो गए। इसके बाद देखो अभी और भी कई क्वेश्चन है जिन पे ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेल्टिंग पॉइंट। अब ये सब ऑर्डर एक बार सही से कॉपी में लिख लीजिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे, फिर इतनी जल्दी सवाल नहीं होता। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखो हम लोग चलेंगे, दिस इज हाइड्राइड प्रॉपर्टीज। तो उसमें सबसे पहले देखो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर चेक कर रहे हैं हम लोग। तो मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में ध्यान से देखो आप, तो सबसे पहले देखो अगर हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट देखना है तो अमोनिया का है, फिर PH3 ASH3 SbH3, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट कर रही है क्योंकि दो फैक्टर हैं। अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी और बाकी सबके अंदर वॉन डेर वाल्स फोर्सेस काम करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट और सरफेस एरिया PH3 से BIH3 तक बढ़ रहा है, तो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज करते हो जा रहे हैं। अगर एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे वॉन डेर वाल्स फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्ड को डोमिनेट कर जाएंगे, तो ये डेटा बदल जाएगा। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, सपोज करो सबसे पहले वाले डेटा से शुरू करें, हमने देखा कि अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे सिंपली हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लॉजिक से हम इसका आंसर लिख देंगे, तो हमारा आंसर बन जाएगा। बॉन्डिंग मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखेंगे तो अमोनिया हाईएस्ट है, देन PH3 ASH3 SbH3, मतलब यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सिंपली हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बात एक्सप्लेन हो जाएगी। ये ज़्यादा हो गया और उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी, उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट बढ़ते हुए जा रहा है, तो ये इंक्रीज करना चाहिए था, तो ये एकदम सही बात है, ठीक है। तो अगर हम इसका ऑर्डर लिखेंगे तो हमारे लिए देखो अमोनिया सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर SbH3 हो जाएगा, BIH3 का डेटा नहीं है, अगर होता तो वो भी अमोनिया के अराउंड में लिखते। अमोनिया के बाद लिखेंगे SbH3, SbH3 के बाद ASH3, ASH3 के बाद PH3। क्यों ऐसा करा, क्योंकि पहले वाले केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये सुपरसीड कर सकता है।
लेकिन हर बार करेगा ऐसा नहीं है, इसीलिए डेटा बेस क्वेश्चन है। नहीं तो ये चीज़ केमिकल बॉन्डिंग में ही सिखा दी जाती है। केमिकल बॉन्डिंग में नहीं सिखाया, इसका मतलब यहाँ पैक लगता है। जब तक पैक नहीं मालूम हुआ आगे की बात नहीं बताई जा सकती। आप देखो बॉइलिंग पॉइंट अगर कंपेयर करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट में आप ध्यान से देखो BiS3 हाईएस्ट है। तो उसमें खास बात क्या है? खास बात ये है कि बस ये आगे नहीं, अभी सारे हाइड्रेट्स के लिए बता रहा हूँ। अभी जैसे कोई 15 डील कर रहे हैं, फिर अभी 16 17 भी डील करेंगे, तो उसको डील करने का तरीका समझ लो। इसमें जो फर्स्ट मेंबर है उसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेसिटी है, तो या तो ये हाईएस्ट होगा या सेकेंड हाईएस्ट होगा। हाईएस्ट कब होगा? जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट करेगी। सेकेंड हाईएस्ट कब होगा? जब लास्ट वाले मेंबर का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर जाएगा। अब आप इस केस में देखो BiS3 हाईएस्ट हो गया। उसके बाद देखो Sb(H3) आ रहा है नेक्स्ट नंबर में। मतलब आपको ये देखना है कि मॉलिक्यूलर वेट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कहाँ कॉम्पोजिशन आ जाएगा, तो ये बिना फैक्ट के बताया ही नहीं जा सकता। तो BiS3 और Sb(H3) देखो ऊपर हो गया। उसके बाद अमोनिया आ रहा है, फिर PS3 और अमोनिया के बाद फिर ASH3 और फिर PS3 आएगा। मतलब फर्स्ट मेंबर पहले हटा दिया जाता है। आपको जल्दी सवाल करना है तो उसका रास्ता होता है फर्स्ट मेंबर हटा दो। अब ये जैसे मैंने मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर के बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर लिखेंगे, तो उसमें देखो फर्स्ट मेंबर हटा दो सबसे पहले, और डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करते हो जाओ। तो SbH3 और BiH3, SbH3 याद करने का तरीका सिखा रहा हूँ देखो, फिर ASH3 और PH3। ये कभी गड़बड़ नहीं होगा। मतलब जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको हटा लो, बाकी मॉलिक्यूलर वेट से कंपेयर करके सीधे डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट दोनों इंक्रीज करा दो बिना प्रॉब्लम के। बस केवल याद क्या करना होता है? लोकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड यहाँ पे क्या है? देखो अमोनिया है, जो हमारा ASH3 से तो ज़्यादा है और SbH3 से कम है। तो बस लोकेशन ऑफ अमोनिया याद की जाती है। ये आगे वाले हाइड्राइड्स में चेक करेंगे तो उनमें भी यही चीज़ चेक करेंगे, तो देखो अमोनिया यहाँ पे आएगा। तो BiH3 SbH3 अमोनिया ASH3 PH3। अब ये एक ऐसा सवाल है जो जे एडवांस लेवल तक आएगा, इसी तरीके से आएगा। अगर आपको डेटा नहीं पता, आप नहीं बता पाओगे। ठीक है। इसके बाद की चीज़ें देखो, बॉन्ड एंगल डेटा देखना है। बॉन्ड एंगल डेटा ड्रैगोज रूल से एक्सप्लेन होगा। बॉन्ड एंगल देखो, यहाँ तो हाइब्रिडाइजेशन है sp3, तो बॉन्ड एंगल sp3 हाइब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन कर रहे हैं। डाउन द ग्रुप देखो एंगल डिक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट प्योर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग की तरफ डेटा शिफ्ट हो रहा है। इसके बाद एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर नोटिस करोगे तो देखो केवल अमोनिया का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। Enthalpy of formation of ammonia is negative, that means formation of ammonia is exothermic process, बाकी सब एंडोथर्मिक है। अब ये चीज़ हम लोग हैबर्स प्रोसेस में सीखते हैं, इसीलिए अमोनिया का जो प्रोडक्शन प्रोसेस है अगर इसको इक्विलिब्रियम से लिंक कर देंगे तो अमोनिया के प्रोसेस में N2 + 3H2 ये 2NH3 केमिकल इक्विलिब्रियम में हर बार आप पूछते हो, तो हमें ये तो पता होता है कि प्रेशर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे। बट उस टाइम पे हमें डेल्टा एच क्वेश्चन में गिवन होता था। बट अभी कोई फ्यूचर में इसको पी ब्लॉक से लिंक करके देगा तो ये डेटा नहीं देगा, क्योंकि आप पी ब्लॉक में इस चीज़ को देख रहे हो कि इस रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, फिर टेम्परेचर इंक्रीज करने से बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा पी ब्लॉक के सपोर्ट से फ्लूरम से लिंक कर देंगे, तो अगर आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया पता है तो आप डील कर पाओगे। ऑल्दो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया लिखेंगे तो उसको ऐसे लिखना चाहिए था, क्योंकि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल सब्सटेंस लिए लिखा जाता है। ऑल्दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी जो डेल्टा एच रिएक्शन होगा उसमें 2 का फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, नथिंग एल्स। तो केवल अमोनिया का फॉर्मेशन जो है वो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बाकी सब एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसका मतलब अमोनिया के फॉर्मेशन में तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से अमोनिया का फॉर्मेशन डिक्रीज करेगा, जबकि बाकी सबके फॉर्मेशन फेवर करेंगे। एंड सिमिलरली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखोगे तो अमोनिया की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, जो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते जा रही है। इसी वजह से स्टेबिलिटी का फैक्टर ऊपर देखो एक्सप्लेन है, हाइड्रेट्स की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है, दैट इज विद द बॉन्ड एनर्जी डेटा। ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड डेटा सब आपको एकदम क्लियरली सेट होना चाहिए। बॉन्ड डिस्टेंस देखो डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, तो लॉजिक है क्योंकि बॉन्ड डिस्टेंस और बॉन्ड एनर्जी इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। और तो पी ब्लॉक में ये भी रूल सही से काम नहीं करता है, इसलिए इसको रटना नहीं है, चेक करना है हर बार। देखो यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस और लेंथ देखेंगे तो नॉर्मली इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है, तो बॉन्ड लेंथ डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही है। लेकिन पी ब्लॉक में किसी भी डेटा पे रिलाई नहीं किया जाता है, पहले चेक करा जाता है। बिना चेक करे अगर आपने आंसर बताया तो आपका सवाल कभी भी गलत हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ के यहाँ पे एक्सेप्शन है। चलो उसके बाद नेक्स्ट फीचर पे जाएंगे, दिस इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ऑल द एलिमेंट्स फॉर्म्स 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स इन नाइट्रोजन फैमिली। एक फॉर्म होता है E2O3 और एक E2O5, N2O3 N2O5 P2O3 P2O5, ऐसे सब में दोनों तरह के केस मिलेंगे।
द ऑक्साइड्स ऑफ हायर ऑक्सीजन स्टेट ऑफ द एलिमेंट इज मोर एसिडिक देन द लोअर ऑक्सीजन स्टेट। ये भी रूल आपको पता है, अगर किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीजन स्टेट बढ़ाते हैं तो उसका एसिडिक करेक्टर इंक्रीज कर जाता है। मेटल्स के केस में भी ये चीज़ वर्कआउट करती है। हायर ऑक्सीजन स्टेट का ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक होता है, लोअर ऑक्सीजन स्टेट का जो ऑक्साइड होता है वो नॉर्मली बेसिक करेक्टर फॉलो करता है। क्योंकि ये नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं तो इसलिए इनमें एसिडिक करेक्टर ही कम ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो ऑक्साइड हैविंग हायर ऑक्सीजन स्टेट हैज मोर एसिडिक करेक्टर देन द लोअर ऑक्सीजन स्टेट। ये रूल आपने डायरेक्टली पढ़ा हुआ है, इवन केमिकल बॉन्डिंग में भी सीखा हुआ है ये चीज़। उसके बाद हम यही सेम फिनोमिनन अगर देखेंगे तो आईआईटी में भी आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे भी हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे ही कंपेयर करते हैं। टू सम एक्सटेंट हम इसको जीओसीडी भी यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा है देयर एसिडिक करेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। The oxides of E2O3 of nitrogen and phosphorus are purely acidic. Arsenic, antimony are amphoteric and bismuth is predominantly basic. लॉजिक सिंपल है, आपको पता है डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो ऊपर वाले ऑक्साइड्स होंगे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एसिडिक होंगे, और जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे तो ये एसिडिक करेक्टर वीक होता जाएगा, यानी कि टुवर्ड्स बेसिक करेक्टर शिफ्ट होते चले जाएंगे। सो लॉजिक इज नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के ऑक्साइड जो है वो प्योरली एसिडिक है, आर्सेनिक और एंटीमनी एम्फोटेरिक हो गया, और बिस्मथ के केस में ये प्रीडोमिनेटली बेसिक हो गया। बहुत सिंपल है, नथिंग स्पेशल, बस एक बार पढ़ लेना। इसके बाद हेलोजेंस के साथ चलेंगे तो हेलोजेंस में भी दो सीरीज ऑफ कंपाउंड मिलेंगे हमको। इन केस ऑफ हेलोजेंस यू हैव EX3 टाइप एंड EX5 टाइप ऑफ कंपाउंड्स। नाइट्रोजन के केस में पेंटाहेलाइड नहीं बनता है क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए 5 कोवेलेंसी तक नहीं पहुंचेगा। पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राइहेलाइड्स, सेम लॉजिक, और जाल सूट अप्लाई कर लेना। पेंटाहेलाइड्स का कोवेलेंट करेक्टर ट्राइहेलाइड्स के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगा, तो लॉजिक बताया था ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा के केस में कोवेलेंट करेक्टर डोमिनेट करता है फजाल सूट से। All the trihalides of these elements except the nitrogen are stable. In case of nitrogen, only NF3 is most known as stable. Trihalides except BiF3 are predominantly covalent in nature. यानी BiF3 का नेचर आयनिक करेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे क्योंकि मेटालिक बिहेवियर आ रहा है। और ट्राइहेलाइड्स के केस में ऑल द ट्राइहेलाइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज ऑफ नाइट्रोजन आर स्टेबल। नाइट्रोजन के केस में केवल एक NF3 नोन ट्राइहेलाइड है, NCl3, NBr3, Ni3 ये सब एग्जिस्ट नहीं करते। इसको एडवांस में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, उनमें पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट या विच इज प्रीडोमिनेटली स्टेबल या अनस्टेबल। ये चीज़ ध्यान से याद रखनी है। BiF3 जो है वो BiF3 जो है वो आयनिक करेक्टर ज़्यादा फॉलो करेगा, बाकी सब कोवेलेंट हैलाइड्स होते हैं। और इसमें NF3 जो है वो स्टेबल कंपाउंड है, उसके बाद NCl3 आगे के स्टेबल नहीं होते या एक्सप्लोजिव नेचर के होंगे। ठीक है, इसके बाद मेटल्स के साथ बिहेवियर लिखेंगे तो मेटल्स के केस में आपको पता है कि नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन कर जाएंगे तो नाइट्राइड्स बनाने की कैपेसिटी होगी, फॉस्फाइड बनाने की कैपेसिटी होगी। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि एल्कली मेटल से नाइट्राइड नहीं बनता है, केवल लिथियम नाइट्राइड बनाता है, वो चीज़ें को यहाँ से इंटरलिंक होने लगेगी। So all these elements react with the metal to form their binary compounds exhibiting -3 oxygen state. उसमें देखो कैल्शियम नाइट्राइड, फास्फोरस नाइट्राइड, सोडियम आर्सेनाइड, जिंक एंटीमोनाइड, मैग्नीशियम बिस्मुथाइड, ये सब एग्जिस्ट करेंगे। जितना स्ट्रॉन्ग मेटल आप लोगे स्टार्टिंग में, वो उतना ज़्यादा नीचे वाले एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता चला जाएगा। समझ गए? एल्कली मेटल नाइट्राइड्स एग्जिस्ट नहीं करते, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलो इसके बाद जो क्वेश्चन है वो आप देख लेना, बहुत प्रोटीन क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना पता हो, जो एक्सप्लेन किया वहीं से स्टार्ट किया। इसके बाद हम लोग एक एक करके सारे कंपाउंड्स डील करेंगे। तो हम लोग नाइट्रोजन से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी आप इसकी प्रोसेस ठीक से नोट्स बना के लिख लीजिएगा। दैट्स इट।